नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास नागमणि का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। कुमार अलका के लिए बारीक रंगदार सूत से बनी एक लाल धोती दिल्ली से लाया था। अलका आज जब नहाकर वही धोती बांध रही थी तो उसे लगा कि जैसे एक गीत पहाड़ की पगडंडी उतरकर उसकी झुग्गी की ओर आ रहा हो। उसने कान लगाया, गीत पास आ रहा था। दुखा वाला डल्डू ता मेरे कन्ने देई दे, ता होई जा अगाड़ी मेरे महाड़ुआ, ओ पखलिया महाड़ुआ। अलका समझ गई कि नाथी आ रही थी। नाथी को इस गीत का ओर छोर पता नहीं था, बस एक ही पंक्ति आती थी और नाथी जानती थी कि अलका जब बड़ी रो में होती थी तो वह नाथी से मिन्नत करके इस गीत को सुना करती थी। गीत काहे का एक ही पंक्ति को फिर गाती थी। इसीलिए नाथी जब अलका को मिलने के लिए या अलका में पढ़ने के लिए आया करती थी तो चौड़ी सड़क से पगडंडी उतरते ही इस गीत को लटक से गाना शुरू कर देती थी। यह गीत अलका ने जब से सुना था वह इस गीत से बंध गई थी। जाने इस घाटी में किस दिलवाली ने इस गीत को रचा होगा। अलका हमेशा सोचा करती थी कि वैसे तो सारे गीत ही अपने सिरों पर अपने दुखों की डलिया उठाकर चलते हैं, पर यह गीत कैसा था। यह दूसरे के दुखों की डलिया को सहारा देता था। यह गीत सुनते ही हमेशा अलका को यह महसूस होता था कि पहले भी कहीं इस घाटी में कोई कुमार जैसा मर्द गुजरा होगा जो कहीं बंध नहीं पाता होगा, और पहले भी कभी इस वादी में कोई अलका जैसी औरत जरूर रही होगी जिसने उस मर्द को कहा होगा कि तुम्हारे सिर पर उठाई हुई दुखों की डलिया अब मैं उठा लेती हूँ, तुम हल्के होकर आगे बढ़ जाओ। नाथी ने कभी इस गीत को नहीं समझा था, पर अलका की आंखें इस गीत को सुनकर जब भारी हो जाती थीं, नाथी की आवाज़ में लटक बढ़ जाती थी। और नाथी जब लटक कर कहती थी, वे पखलियाँ महाड़ुयाँ, वे मेरिया महाड़ुयाँ, तो अलका की आंखें बौरा कर उस रिश्ते को ढूंढने लगती थीं, जिस रिश्ते से कोई एक गीत की एक पंक्ति में किसी को मेरा भी कह सकता है, और पखला भी। नाथी ने बताया था कि पखला उसे कहते हैं जो हमारा वाकिफ न हो। नाथी ने झुग्गी में आकर शहद का भरा हुआ कसेरा पेड़ के कटाव पर रख दिया। अलका नाथी से कुमार के लिए शहद मोल लिया करती थी। नाथी ने नज़र भरकर अलका की ओर देखा और हंसकर अपनी छाती पर हाथ रखकर बोली, हाय नी अम्मा, एह खदेरना चोलू है। अलका हंस पड़ी। नहोई धोई के तिज्जो इतना रूप चढ़ाना है, मेरे मन बुरी ममता लग दी, नाथी ने कहा और उचान पर बैठ गई। तुमने यह गीत बीच में क्यों छोड़ दिया? अलका ने हाथ में पकड़ी हुई कंघी आले में रख दी और नाथी के पास गलीचे पर बैठ गई। घड़ोलू चुक्की करी छत बल पई जान दे तेरे लक्के विच, दुखां दा डलडू कुत्थू गैल गैल लई फिरना, नाथी हंसने लगी। अलका जब कभी यह गीत सुनने के लिए बेचैन होती तो नाथी उसे इसी तरह खपाती थी। अच्छा, अब जब तुम्हारे रसिया का खत आएगा मैं तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाऊंगी। अलका ने नाथी की एक चोटी खोल दी और हंस पड़ी। भला बीबी, मैं नरेलू देंगी, तू चिट्ठी पढ़ीन दिया, नरेलू तुम फिर देना। चल आ तुम्हें चाय पिलाऊं, अलका ने कहा और बरामदे के चूल्हे में आग जलाकर चाय बनाने लगी। चाय पीकर अलका नाथी को छोड़ने चली तो उसने देखा कि कुमार हाथ में कोई कागज़ पकड़े हुए उसकी ओर आ रहा था। अलका ठहर गई। कुमार ने पास आकर एक तार अलका को पकड़ा दी। अलका ने लिफाफा खोला, तार पढ़ी और कागज़ को तहा कर फिर लिफाफे में रख दिया। पिताजी का तार है ना? हाँ। कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास बात नहीं, मुझे बुलाया है। कब जाओगी? मुझे जाना नहीं है, खत लिख दूँगी। नहीं अलका, जब वो बुलाते हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। जिस काम के लिए वो बुलाते हैं उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं। कुमार चुप रहा। वो जानता था कि जिस काम के लिए अलका को जाने की ज़रूरत नहीं थी वो कौन सा काम हो सकता है। नाथी चली गई थी। कुमार अलका को लेकर वापस उसकी झुग्गी में गया और उसने अपने कोट की जेब से एक और तार निकालकर अलका को दे दिया। यह तार भी अलका के पिताजी का ही था। यह कुमार के नाम था। उसमें लिखा हुआ था कि वो अलका को ज़रूर भेज दे। गाड़ी दोपहर को जाती है। रोज़ ही दोपहर को जाती है। जिस तरह आज जाएगी उसी तरह कल जाएगी, रोज़ जाएगी। जब किसी के पैरों के आगे कोई मोड़ आ जाए तो फिर उसका कल कोई नहीं होता। मेरे लिए कोई मोड़ नहीं, इसीलिए सारे कल मेरे अपने हैं।
मैंने अपने को छोड़कर कभी किसी चीज़ का विश्वास नहीं किया, इसीलिए आप इस कल पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस कल का वास्ता आपसे भी उतना ही होगा जितना मुझसे, और मैं अब तक आपके लिए कोई दूसरी चीज़ हूँ। अलका, जब तुम ये जानती हो तो मुझसे ये सब क्यों पूछती हो? मैंने पूछा, कुछ नहीं, सिर्फ उस दिन इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं आपके लिए एक बाहर की वस्तु नहीं रहूँगी। बाहर की वस्तु? बाहर की वस्तु होती है? मैं कहती कुछ नहीं, पर जब वो अंदर की चीज़ बन जाएगी मुझे बता देना। अच्छा, आप नहीं भी बताएंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए, आप मुझे क्या करने को कहते हैं? अमृतसर जाकर विवाह कर लो। एक ही विवाह? और कितने? कुमार हंस पड़ा। अगर मेरे एक विवाह से आपको तसल्ली ना हुई तो मैं 2 विवाह कर लूँगी, अगर 2 से भी नहीं हुई तो 4 कर लूँगी, जितने आप कहेंगे मैं कर लूँगी। कुमार कितनी देर अलका के मुंह की ओर ऐसे ही देखता रहा, फिर हंसकर बोला, अच्छा जाओ, पहले एक तो करके दिखाओ। देखने आओगे? देखकर आपको अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी। काहे की तसल्ली? कि आपने मुझे उस हद से परे भेज दिया जिस हद को पार कर कोई वापस नहीं आ सकता। हाँ, और अगर फिर भी यह लगा कि मैं उस हद से परे नहीं गई हूँ तो मुझे एक विवाह और कर लेने के लिए कह आना। झुग्गी में बने मिट्टी के उचान पर बैठे हुए कुमार को लगा कि उसके दिल पर और उसके जिस्म पर अलका का टोना फिर असर कर रहा था। वो गलीचे से उठकर झुग्गी से बाहर आ गया। उसे लगा कि यह घड़ी उसकी सबसे कठिन घड़ी थी। अलका जब एक बार चली जाएगी वो हमेशा के लिए उसके लिए बेगानी हो जाएगी। एक तो उसका मुख मुझ पर टोना करता है और दूसरे उसकी बातें। डॉक्टर जैसे एक मरीज को बताता है, कुमार ने अपने आप को बताया, और फिर उसने अपने आप को एक नुस्खा लिख दिया। कानून जब उसे किसी और के नाम से जोड़ देगा, ये टोना खुद ही टूट जाएगा। कुमार ने चौखट के पास आकर अलका से कहा, आज मुझे बैजनाथ जाकर एक फिल्म लानी है। लौटते देर हो जाएगी, इसलिए तुम चेतू चाचा को अपने साथ स्टेशन पर ले जाना, या उससे कहना कि तुम्हें अमृतसर छोड़ा है। अलका ने अपनी लाल धोती की कन्नी को अपनी मुट्ठी में कसा और कहा, अच्छा। कुमार फूलों की क्यारियों के पास से गुजरकर उस पगडंडी पर चढ़ रहा था जो आगे जाकर बैजनाथ को जाती सड़क पर पहुंच जाती थी। अलका उसकी पीठ की तरफ देखती रही। उसे लगा कि आज सवेरे का गीत एक गीत नहीं था, एक भविष्यवाणी थी। इस आगे चले जा रहे आदमी को सुखी करने के लिए दुखों की डलिया उठाने का समय आ गया था। कुमार बैजनाथ से वापस आया तो दिन ढल चुका था। पक्की सड़क से अपने चक्र की कच्ची पगडंडी उतरते हुए वो रुक गया। सामने धान के खेत थे, सब्जियों और फूलों की क्यारियाँ थीं, अनारों के पेड़ थे और इन पेड़ों से घिरी हुई झुग्गियाँ थीं। कुमार स्लेटों की छतों की ओर देखता रहा, जैसे दूर से ही उनसे पूछ रहा हो, अलका चली गई है? जाते समय कुछ कहती तो नहीं थी। यही कहती होगी कि मैं जानबूझकर यहाँ से चला गया था। अगर ना जाता तो क्या करता? उसने ज़रूर कोई टोना कर देना था। सवेरे लाल धोती बांधकर इस तरह लग रही थी जैसे किसी लाल रंग की पोटली में एक टोना बांधकर इस तरह लग रही थी जैसे किसी ने लाल रंग की पोटली में टोना बांधा हुआ हो। पगडंडी पर धीरे धीरे चलते हुए कुमार ने जंगली फूलों की एक टहनी सी सहलाया और सोचता ही गया, आज मैं बहुत संभला हुआ था। अगर मैं इस तरह उसके जादू को झाड़ कर चला ना गया होता तो जाने क्या हो जाता। चलते चलते कुमार ने मकई के एक भुट्टे को उसके सुनहरी गुच्छे से पकड़कर सहलाया और अपने होठों में कहा, बस वही समय मुश्किल था। मैं मुश्किल घड़ियाँ गुजर आया हूँ, अब कोई डर नहीं। सामने अनार का पेड़ था। कुमार ने अनार की एक कली तोड़ी और उसके लाल रंग को दोनों आंखों से घूरते हुए बोला, सुबह वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगती थी। देखो तो मैंने किस तरह तुम्हें इन पत्तों से अलग कर दिया। इसी तरह मैंने उसे अपने दिल से तोड़ दिया है। स्लेटों की झुग्गियों के पास पहुंचकर कुमार को ख्याल आया कि वह कितनी देर से एक एक पौधे से और एक एक पत्ते से अलका की ही बातें कर रहा है, और उसने अपने पैर रोककर अपने आप को कहा, इधर काहे को आ निकला हूँ, मुझे तो अपने कमरे पे जाना चाहिए। कुमार ने झुग्गी की चौखट से अपने पाँव लौटा लिए। डूबते सूरज की लाली बड़े ध्यान से कुमार के चेहरे की ओर देखने लगी। कुमार जब अपने कमरे में आया तो हरिया ने उसे बताया कि अलका बीबी सवेरे चली गई थी। चेतू चाचा भी उनके साथ गया है। और हरिया ने बताया कि स्टेशन पर जाकर चेतू चाचा को जाने क्या हुआ कि वो गाड़ी में बैठ गया। नाथी भी स्टेशन पर गई थी, वो लौट आई है। जो कुछ हरिया ने बताया था कुमार ने सुन लिया, पर अपनी ओर से कुछ न पूछा।
हरिया खाना ले आया। कुमार ने खाना खा लिया और बिस्तर पर लेटकर उसने एक किताब पढ़नी शुरू कर दी। यू गिव मी बैक समथिंग दैट बिलोंग टू मी, समथिंग दैट यू डिड नॉट टेक अवे माई कैंडीनेस इन माई सेल्फ। कुमार ने जब ये पंक्तियाँ पढ़ीं तो उसे लगा कि वह एक साधारण किताब नहीं पढ़ रहा था, वह एक वेद से वाक्य पढ़ रहा था। आज अलका ने सचमुच उसकी कोई खोई हुई चीज़ उसे लौटाई थी। वह चीज़ वह अपने साथ नहीं ले जा सकी थी और कुमार खुश था कि अपने आप में उसका विश्वास लौट आया था। कुमार ने इस किताब को किसी खास इरादे से पढ़ना शुरू किया था। उसे ख्याल आया कि पुस्तक को पढ़ते पढ़ते वह सो जाएगा, इसलिए उसने किताबों की अलमारी के पास जाकर जो भी हाथ में आई वही किताब निकाल ली थी। उसने किताब का नाम भी नहीं पढ़ा था। ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद कुमार को लगा कि वह किताब अपने होठों से उसके मन की बातें कर रही थी, इसलिए उसने उसे उमंग से पढ़ना शुरू कर दिया। अगली पंक्तियाँ थीं, द एबिलिटी टू लव डीपली एंड स्टेट फास्टली is rarer than great talent. Talent should be the servant of love, for without love, talent is like sex with only one body. क्या बकवास है, कुमार के मुंह से गुस्से में निकला और किताब को उसने मेज पर पटक दिया। उसने मेज पर जलती बत्ती बुझा दी और सोने के लिए दोनों आंखें बंद कर ली। अलका ने जाते हुए शायद मेरे लिए कोई खत लिखा हो, कुमार को ख्याल आया, पर उसने सोचा कि अलका ने अगर कोई खत उसके लिए लिखा होता तो हरिया ने उसे खुद ही दे देना था। तब भी कुमार ने मेज़ की बत्ती जलाई और मेज़ को ध्यान से देखा। मेज़ पर कोई कागज़ नहीं था। कुमार ने बत्ती बुझा दी और सोचने लगा, अलका ने अच्छा किया कि जाती हुई कोई संदेश नहीं देकर गई, नहीं तो जिस तरह वो अपनी बातों में दूसरों को बौरा देती है, उसने खत लिखकर मुझे भी रुला देना था। कुमार ने एक हल्का सांस लिया और स्वतंत्रता के इस क्षण को पूरी तरह महसूस करने के लिए चारपाई से उठकर बाहर अमरूदों के पेड़ों के तले आ बैठा। रात तारों की रोशनी में भीगी हुई थी। कुमार ने दोनों बाहें खोलकर धरती की ओर और आसमान में इस तरह देखा जैसे उसकी बाहें एक लकड़ी के बदन से अलग होकर इतनी स्वतंत्र हो गई हों और इतनी विशाल भी कि अब वे सारी धरती को और सारे आसमान को अपने में समेट सकती हों। एक हल्का सांस लेकर कुमार की छाती में हल्की सी पीड़ा हुई, पर कुमार के जिस्म ने आज किसी भी पीड़ा को स्वीकार न करने की ठानी हुई थी। चल तारों की छाँव में आँख मिचौली खेलें, कुमार को लगा कि किसी ने उसे पीठ के पीछे से कहा था। कुमार ने चौंक कर पीछे की ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। बाईं ओर जंगली फूलों की एक सघन झाड़ी थी। उसे लगा कि उस झाड़ी की ओट में खड़ा कोई हंस रहा है। कुमार ने झाड़ी की ओर जाने की जगह माथा सिकोड़कर उस झाड़ी की तरफ देखा। कुमार को लगा कि जिस तरह दिल्ली में एक रात उसे अलका की परछाई दिखाई दी थी और उसके कानों में अलका के पैरों की आवाज़ आई थी, आज भी उसके साथ वैसा ही कुछ होने चला था। उसने गुस्से में कहा, अलका, इस तरह जैसे अलका एक छोटी सी बालिका हो, उसे बार बार चिढ़ाती हो और वह अलका को रोक रहा हो। पर यह अलका नहीं, मैं हूँ। अब तुम और मैं रोज़ तारों की छाँव में आँख मिचौली खेला करेंगे। झाड़ी के पीछे से आवाज़ आई और कुमार ने आवाज़ पहचान ली। यह उस आदमी की आवाज़ थी जिसके साथ उसने एक बार सामने खड़े होकर बात की थी। सो तुम आ गई हो, कुमार ने धीरे से कहा और सिर नीचे झुका लिया। सिर नीचा किए हुए कुमार बाग में घूमता रहा। चलते चलते उसने देखा कि वह झुग्गी के दरवाजे पर खड़ा था। कुमार ने गहरा सांस लिया और झुग्गी का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर गहरा अंधेरा था। कुमार ने हाथों से लकड़ी के कटाव को सहलाया। उसे मालूम था कि इसके ऊपर एक दिया और एक माचिस रखी रहती थी। कुमार ने दिया जलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने दिया क्यों जलाया था। दिए की रोशनी में उसने झुग्गी की दीवारों की तरफ देखा। झुग्गी का चेहरा बड़ा उदास था। कुमार ने एक गहरा सांस लिया और बोला, तुम मुझसे बेहतर हो। तुम उदास हो, पर तुम अपनी उदासी को छुपाती नहीं हो। पर मैं अपनी उदासी को स्वीकार नहीं करता, कुमार ने कहा और गलीचे पर इस तरह बैठ गया जैसे उसने झुग्गी के साथ और बहुत सी बातें करनी हो। दीवार की तरफ देखते देखते कुमार की नज़र एक आले पर पड़ी। आले में एक कागज़ पड़ा हुआ था। कुमार का दिल एकाएक धड़कने लगा। कुमार ने उस कागज़ को उठाया, पर जब उसे खोलकर दिए की रोशनी में पढ़ने लगा तो उसकी आंखें पथरा गईं और कुछ देर तक उसे कोई अक्षर पढ़ते न बना। कुछ देर बाद कुमार ने पढ़ा। अलका ने लिखा था, इट इज़ सो सिंपल
that it may be impossible to express. It is so personal that it is hard to communicate. It is so lonely that it is difficult to share. It is so secret that it may be too fragile to talk about once it has left one's heart. It may evaporate. कांपते हाथों से कागज को लकड़ी के कटाव पर रखकर कुमार के मन में जो कुछ हुआ उसका एक ही छाती में झेल पाना कठिन था। कुमार ने गलीचे पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। जाने कब कुमार को नींद आ गई। वो रात भर उस गलीचे पर लेटा रहा। सोते समय ही उसने अपने नीचे बिछे हुए गलीचे का एक कोना उठाकर अपने ऊपर ओढ़ लिया। जब उसकी आंख खुली, खिड़की में से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। खिड़की की ओर देखते हुए उसकी नज़र कौड़ियों की लड़ी पर रह गई थी, जिसे अलका ने ताड़ के पत्तों से बांधा हुआ था। और कुमार को लगा कि अलका विवाह करवाने के लिए अमृतसर चली गई थी, पर अपना कलेरा यहीं छोड़ गई थी।